उधर ही पहुंच जाऊँ। अध्यक्ष श्री बलदेव भाई शर्मा जी, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अख्तर हसीब जी, मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव और सभागृह में बैठे हुए डॉक्टर निर्मल खत्री जी, ट्रस्टी द्वय श्रीमती रीता खत्री और श्रीमती नमिता मेहरोत्रा जी, पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने वाले सभी मान्यवर, सभागृह में उपस्थित सभी साहित्यिक लेखकगण, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज नारायण दास खत्री मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से फैजाबाद पुस्तक मेला का उद्घाटन करने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सच बोलना है तो पुस्तक मेले का उद्घाटन अलग अलग लोगों से भाषण सुनते सुनते होता है तो अधिक सार्थक होता है। और मैंने नरेंद्र जी को कहा कि मेरी ये कठिनाई, निर्मल जी को ये कहा कि मेरी ये कठिनाई है कि दीक्षांत समारोह राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का है और पहले से वो तय किया हुआ है और मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे आधे घंटे में यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सूरज डूबने के पहले मुझे हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुँचना होगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ ही डूब जाऊँगा और आपके घर में खाना खाने के लिए आऊँगा, ऐसा मैंने उनको कहा था। और इसलिए थोड़ा जल्दी में इस प्रकार का कार्यक्रम और मेरे जल्दी तो मैं कोई भी मंच पर खड़ा हूँ और 10-15 मिनट में भाषण पूरा करूँ। आपने देखा होगा 3-3.5 वर्षों में मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने के बाद बहुत जगह पर गया, लेकिन मैंने कभी 10-15 मिनट का भाषण नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ रहा है क्योंकि एक ऐसा समय नहीं है। इसलिए पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जैसे बलदेव जी ने कहा, और वो बड़ा महत्व का मुद्दा है कि हम व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार का स्मरण करते रहते हैं। जो भी वो श्रद्धा भाव से करता है उसका महत्व है। फिर कोई मंदिर बनाए, कोई और कहाँ दान दे, जो भी अपनी भावना से करता है उस भावना का एक महत्व रहता है। उसकी कद्र भी करनी चाहिए कि जो उसने देखा, उसको जो लगा, उसका एक कृतज्ञता का भाव ऐसे स्मरण में होता है। लेकिन पुस्तक मेले के रूप में इस प्रकार का करना शायद मुझे मालूम नहीं है, बलदेव जी शायद बता सकेंगे, ऐसा कोई और कहाँ है क्या? हाँ, तो सारे हिंदुस्तान में है, क्योंकि तो नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनको सारी बातों की जानकारी है और इसलिए उन्होंने वही बताया। और मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्व का है कि आखिर किस प्रकार से कोई व्यक्ति का और विशेषता उनकी जो रुचि है और रुचि के माध्यम से ऐसा स्मरण करे। बहुत अच्छा लगा कि जब इस प्रकार का पुस्तक मेला प्रारंभ हुआ है और वो 12 वर्ष से चला है। अब कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि उत्साह में शुरू कर देते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है बाद में कब समाप्त हो गया, बंद ही हो जाते हैं। और 12 वर्ष लगातार इस प्रकार का पुस्तक मेला चलाना, विद्वानों की व्याख्या एक संस्कृत श्लोक में बहुत अच्छे ढंग से की है। वो श्लोक ये पूछता है संस्कृत में कि विद्वान किसको कहा जाए, तो वह कहता है कि विद्वान का लक्षण वो बताता है, और वो कहता है कि अनारंभो ही कार्याणाम प्रथमम बुद्धि लक्षणम। इसका मतलब है कोई भी काम शुरू नहीं करना, यह बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण है। कैसा संस्कृति की ये विशेषता है। और फिर
दूसरे पंक्ति में वो आगे ले जाके कहते हैं अब शुरू करना न करना न शुरू न करना ये बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण हो गया। तो दूसरा लक्षण कौन सा? तो दूसरा लक्षण वो श्लोक में बताया है कि प्रारंभस्य अंतगमने द्वितीय बुद्धि लक्षणम, मतलब एक दफे प्रारंभ किया, शुरू किया तो आखिर तक ले जाना ये बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। हम ये देख रहे हैं बुद्धिमान व्यक्तियों का कैसा लक्षण हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। 12 साल इस प्रकार का ज्ञान यज्ञ चल रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। खत्री जी राजनीति में थे, खत्री जी एक अच्छे अधिवक्ता भी थे। इस सारे जीवन का जो भी उन्होंने किया और इस क्षेत्र के लिए क्या, लोगों के लिए क्या, उसमें ये बहुत सुंदर और स्मरणीय इस प्रकार का स्मारक उन्होंने बनाया है। और केवल एक व्यक्ति ऐसा बनाए तो कुछ चलता नहीं है, कुछ लोगों की साथ होनी चाहिए, परिवार की साथ है। और केवल परिवार के साथ भी आजकल के दिनों में ऐसे बड़े कार्यक्रम के लिए काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि मैंने जब इतिहास देखा तो मुझे बताया गया कि 2005 में जब पहले पुस्तक मेला हो गया उस समय पर 5 ही लोग स्टॉल यहाँ आए। अब 5 स्टॉल्स और फिर भी वो 1.5 दिन का मेला था। अब सोच सकते हैं कि क्या हालत उस समय पर होगी। लेकिन लगातार इस प्रकार से करने के बाद मैंने उनको पूछा यहाँ मंच पर आने के बाद कि आप कितने स्टॉल्स आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 80 स्टॉल्स यहाँ पर आए हैं। अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण ये उपलब्धि है ऐसा मैं मानता हूँ। और पहला मेला तो केवल 1.5 दिन का और ये मेला अब 6 दिन का चलेगा। और मुझे विश्वास है कि 6वां दिन जब आएगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रकाशक कहेंगे कि हमारी किताब अच्छे बेचे जा रहे हैं और 1-2 दिन आप बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा। इस प्रकार का एक अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ है। और ये आयोजन ऐसे काम के लिए जैसा शर्मा जी ने बताया, क्योंकि उनका इस सारे पुस्तक के क्षेत्र का अनुभव है और इसलिए ऐसे गतिविधियाँ चलाना और गतिविधियाँ चलाते समय लोगों को ज्ञान कैसा मिले। और ज्ञान पुस्तक ये ज्ञान का एक स्रोत रहता है और ये स्रोत बाकी के भी कई चीज़ें होती रहती है, लेकिन मनुष्य और प्राणी जानवर इसमें अंतर क्या है ऐसा जब पूछा गया तो वही एक ने कहा कि साहित्य एक जरूरी अंग है और जहाँ साहित्य और संगीत नहीं है वह तो समाज पशु के समाज समान है, ऐसा उन्होंने कहा। इतना साहित्य का स्रोत का महत्व है और ये महत्व अपने आंगन में आया है। देखिए, आप कोई भी शहर में जाइए, आपको लगता होगा कि मुझे तो नहीं लगता है कि फैज़ाबाद कोई छोटा शहर है, लेकिन फैज़ाबाद नहीं और भी बड़े शहरों में जाएं, जहाँ जहाँ पुस्तक मेले लगते हैं वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं क्योंकि लोगों के मन में उत्सुकता होती है। फिर बच्चे होंगे तो ड्राइंग में क्या अच्छे अच्छे किताब आए हैं, कोई बुजुर्ग होंगे तो तत्वज्ञान की चर्चा करने वाले कौन सा नया किताब निकला है, विज्ञान है, साइंस है, अलग अलग प्रकार की किताब एक स्थान पर मिलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और ऐसा मुश्किल काम जब इस प्रकार के स्टॉल्स इकट्ठे आते हैं, और यह भी है कि कोई भी कितना भी अच्छा पब्लिशर हो, नेशनल बुक ट्रस्ट भी हो, सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रकाशक तो ये है, लेकिन उनके किताब लेने के लिए इतने आसानी से लोग आए और छोटा होगा तो उसके लिए भी आ जाए। यह एक
किताब का लेन देन का जो तरीका है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसलिए अपने रुचि के अनुसार विषय पर किताब मिलना और 4 लोगों के साथ पढ़ते रहने का उसका आनंद। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ स्टॉल्स में लोग देखते रहेंगे और कोई ना कोई कार्यक्रम मंच पर भी कुछ समय के लिए होगा, जिसके कारण लोगों की रुचि और बढ़ती है। ऐसे कई कार्यक्रम 6 दिन में आयोजित किए गए हैं, और इसलिए इसके माध्यम से मनोरंजन होगा, ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलता है उसी को सभ्य समाज कहा जाता है। तो सभ्य समाज बनाने के कृति में यह मेला बहुत लाभदायक होगा। और ये लाभदायक होते समय और एक बात मुझे ऐसी लगती है कि किताबों के बारे में कहना बड़ा आवश्यक है कि सामुदायिक ढंग से कई बातें होती रहती है, लेकिन आप अकेले हैं तो अकेले में सबसे अच्छा साथी कोई है तो किताब अच्छा साथी रहता है। और इसलिए किताब का यह जो महत्व है वह हमने ख्याल में रखना चाहिए। फिर कविता है, उपन्यास है, इतिहास है, भूगोल है, अलग अलग प्रकार के किताब हमको देखने के लिए मिलेंगे। बाल साहित्य होगा, कहानियाँ होगी, कई प्रकार के। और ये देखने के बाद अपनी बुद्धि भी प्रगल्भ हो जाती है। नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे छोटा नहीं है। आप एक एक प्रकाशकों की किताब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान का क्षेत्र कितना विस्तृत है, और ऐसे ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र की जानकारी होना यही पुस्तक मेले का एक महत्व का काम होता है। और इसलिए जो भी कार्यक्रम यहाँ फिर कविता गायन होगा, गीत गायन होगा, और भी प्रतियोगिता रखी है। मैंने देखा तो कार्ड के पीछे लिखे हुए बहुत अच्छे ढंग से ये सब यहाँ हुआ है। और ये पुस्तक मेले वाचन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अब वाचन संस्कृति के बारे में, मेरी मातृभाषा मराठी है, आपको भी ख्याल में आया होगा कि मैं कोई हिंदी में अच्छे ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मराठी में एक अच्छी कहावत है। वो कहावत ये कहती है, वाचाल तर वाचाल, यानी आप पढ़ेंगे तब ही आप बच सकते हैं। वाचाल मत पढ़ना, वाचाल तर वाचाल, यानी आप पढ़ेंगे तो ही बचेंगे। और इसलिए ज्ञान का यह स्रोत बहुत अच्छी ढंग से सहजता से उपलब्ध करने का बड़ा महत्व का कार्य यहाँ हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि लोगों की पढ़ने की आदत कम हो रही है, और उसका कारण लगता है कि टीवी है या अन्य नए नए जो उपकरण आए हैं वो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अर्ध सत्य है, क्योंकि टीवी की खबर, टीवी का साहित्य क्षणिक है, और आप जो चाहते हैं उस समय पर वो आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन किताब है तो जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं वो किताब आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। और इसलिए वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने का काम इस प्रकार के मेले करते रहते हैं, और आखिर पुस्तक अमर हो जाता है। आपने देखा होगा टीवी में कितने अलग अलग प्रकार के एपिसोड्स और ये चलते हैं, कितना लोगों को ख्याल में रहते हैं, कितना उनके जीवन पर उनका परिणाम होता है। लेकिन जो पढ़ता है, अध्ययन करता है, निश्चित तौर पर वह लाभ हो जाता है। और ऐसा लाभ आप सब लोगों को, और मुझे भी विश्वास है कि यहाँ जो आएंगे वो केवल अयोध्या फैजाबाद के लोग नहीं आएंगे, आजू बाजू के लोग आएंगे, देखेंगे, किताब लेंगे, क्योंकि किताब ये ऐसी चीज़ है और बहुत देखने के लिए मिलती है। तो बहुत देखने के लिए मिलते हैं तो इतिहास में क्या पढ़ना है तो ये देख लो, राम के बारे में क्या पढ़ना है देख लो, जो भी आप रुचि है आपकी, अपने रुचि के अनुसार ये मिलता है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि किताब आप खरीद कर ले लो। किताब खरीद कर लेने का बहुत बड़ा लाभ होता है। ये लाभ केवल लेखक के लिए या प्रकाशक के लिए
इस भूमिका में मैं नहीं कह रहा हूँ, उनको तो लाभ होता ही है, लेकिन जो लिखते हैं वो अपने आनंद के लिए लिखते हैं और वह जो आनंद है वो किताबों के माध्यम से अपने पास पहुंचता है। देखिए, किताबों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वैसे मैं 3 बार विधायक रहा हूँ मुंबई से, 5 बार सांसद रहा है, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास सरकार के एक के बाद एक ऐसे रिपोर्ट आते जाते हैं, पुस्तक आते जाते हैं। और यदि किसी को ईमानदारी से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे पास इस साल में कितने किताब आए, उसमें आपने पढ़े कितने और रद्दी में कितने गए और रद्दी कितने मिल गए आपको पैसा, तो पैसा देकर मुफ्त में जो मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन जो पैसे देकर आप लेते हैं उसका मूल्य होता है, और ये मूल्य बड़ा महत्व का होता है। और ऐसा ही जब हम करेंगे तभी यह वाचन संस्कृति का विकास होगा। वाचन संस्कृति बढ़नी चाहिए, बढ़नी है तो अच्छे अच्छे किताब बाजार में आने चाहिए, लिखने वालों को पुरस्कार मिलना चाहिए, जो प्रकाशक है उसको भी लगना चाहिए कि भाई मैंने कुछ किया है, और मैंने कुछ किया है ऐसा लेखक को लगता है, प्रकाशक को लगता है, और वाचक को भी लगता है कि मैंने कुछ पाया है। अब ये पाने की जो बात है वो पैसा देकर आप किताब लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका अधिक लाभ होता है। और मैं आग्रह से ये कहूँगा कि यदि 80 स्टॉल्स इस प्रकार से आए हैं और उनके पास बहुत महत्व की किताब होंगे तो ज़रूर कोई पुस्तक मेले की सफलता किस में है, तो 2 चीज़ों में सफलता होती है। एक तो कितने स्टॉल्स आए, और फिर वो कितने दिन चला, और तीसरी बात ये होती है कि उसका सेल क्या हो गया। और इसलिए ये तीनों बातों के लिए मुझे तो लगता है कि अयोध्या फैज़ाबाद ये बहुत अच्छी भूमि है कि जहाँ पर पढ़ने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, और पुरस्कार पुस्तक प्रकाशकों को और लेखकों को भी इससे उत्साह मिलेगा, ऐसा उत्साह मिले। अच्छा, ये कहने का आपको उन्होंने बताया, इसलिए मुझे भी कहना चाहिए कि मुझे भी थोड़ा ऐसा कहने का अधिकार मिल गया है, क्योंकि मैंने भी एक किताब लिखा है और उसका किताब का शीर्षक है शरयवती शरयवती। आपके पास हमने भेजे कॉपी, कहाँ रखेंगे? अच्छा, वो मेन काउंटर में रख रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने भेजा है तो कोई लेता है या नहीं लेता है मुझे पूछना चाहिए ना। तो वो किताब के बारे में मैं जानकारी के तौर पर कहना चाहता हूँ, और जानकारी वो किताब में क्या है ये तो आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन वो किताब में मेरे जीवन के राजनीतिक जीवन के संस्मरण है। अब महाराष्ट्र में सकाळ करके एक मराठी दैनिक है, 80 साल पुराना है, प्रतिष्ठित दैनिक है। उन्होंने हम 4 लोगों को कहा कि भाई आप अपने संस्मरण लिखिए। 4 लोग 4 पार्टी के प्रमुख थे। एक तो कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और केंद्र में भी गृह मंत्री थे, राज्यपाल भी रहे हुए हैं। फिर शिवसेना के मनोहर जोशी, वह भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष रहे। फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, वो भी महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से आपका नाम हमने तय किया है। मैंने बोला अभी मैं बीजेपी में नहीं हूँ, आपको तो मालूम होना चाहिए कि मैं राज्यपाल हूँ, और राज्यपाल बनने के पहले मैंने बीजेपी का इस्तीफा दिया है। और संपादक भी होशियार होते हैं, और उन्होंने कहा कि हम आपको संस्मरण लिखने के लिए कह रहे हैं, तो बीजेपी का आप नाम छोड़ो, आपके जो भी संस्मरण होंगे वो आप लिखें। और वो संस्मरण एक रविवार को शरद पवार और मनोहर जोशी के संस्मरण साहित्यिक, जो क्या बोलते हैं आप उसको, सप्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? परिशिष्ट जो होता है साहित्यिक, एक रविवार को शरद पवार और मनोहर जोशी का आता था, और दूसरे रविवार को मेरा और सुशील कुमार शिंदे का आता था। वो सीरीज़ 1 साल चली और मेरे 27 आर्टिकल्स हो गए। बाकी लोगों के ज़रा जल्दी जल्दी
समाप्त हो गए क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। मैं कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा लिखता रहा। और लिखने का पूरा, देखिए हमारे एडीसी, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे किताब के बारे में बोल रहा हूँ और हमको चिट्ठी दिया उन्होंने कि टाइम इज़ अप, तो मुझे उनका भी बात मानना पड़ता है, नहीं तो। लेकिन ये किताब 27 आर्टिकल्स हो गए और फिर सुझाव आया कि भाई इसका किताब बनाओ। आर्टिकल्स छपने के बाद किताब बनाना कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता है, या तो किताब बन गया, लेकिन किताब बन गया मराठी में। और मुंबई का मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 बार विधानसभा, 5 बार लोकसभा, और मुंबई में मराठी के साथ ही साथ हिंदी भी चलती है, गुजराती भी चलती है, अंग्रेजी भी चलती है। तो फिर सुझाव ये आए कि भाई इस भाषा में भी अनुवाद होगा तो वाचकों के लिए अधिक लाभदायक होगा। अब किसी को भी अपने किताब का दूसरी भाषा में अनुवाद होता है तो खुशी होती है, मुझे भी खुशी हो गई। मैंने बोला भाई आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक बात का मैं सुझाव दूँ क्या? तो बोले दीजिए। तो मैंने कहा मुझे कोई रॉयल्टी वगैरह की बात नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हूँ और उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू है, तो आप उर्दू में करेंगे तो मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने उर्दू में भी किया और 4 भाषाओं में किताब होने के बाद मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास गया और मैंने उनको कहा कि देखिए मैं भी लेखक बन गया हूँ और ये 4 किताब आपका आपने गवर्नर करके मुझे नियुक्त किया है, तो आपके हाथों से उसका लोकार्पण होना चाहिए। तो फिर उन्होंने अच्छी तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए, लोकसभा के अध्यक्ष आए, ये सारे नाम जो मैंने लिए ये भी वक्ता के रूप में थे। कुल मिलाकर वो एक अच्छा किताब बन गया है। और किताब का जो शीर्षक है वो शीर्षक बताकर मैं मेरा भाषण समाप्त करूँगा। किताब का शीर्षक है चरैवती चरैवती, और संस्कृत शब्द है लेकिन उसका अर्थ है चलते रहो चलते रहो। तो जीवन में चलते चलते जो अनुभव आए उसमें है, लेकिन ये जो चलते चरैवती चरैवती ये जो शब्द है वह लगभग 4-5 हजार साल पुराना आयतरेय ब्राह्मण करके संस्कृत ग्रंथ है। वो संस्कृत ग्रंथ में इंद्र जो राजाओं का देव रहता है, वो इंद्र राजा को सलाह देता है कि राजा ने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो खड़ा हो गया उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जो चलता है उसका ही भाग्य चलता है और इसलिए चलते रहो चलते रहो। और उसके बाद एक दूसरा श्लोक है, वो दूसरा श्लोक ये कहता है कि जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है और मध शहद इकट्ठा करती रहती है, या जैसे पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते रहते हैं, या जैसा सूर्य सुबह से उठकर शाम तक चलता रहता है और सारे दुनिया को प्रकाश देता है, चेतना देता है, जीवन देता है, इसलिए वह सूर्य जगतवंद्य हुआ है। तो तुमको भी सूर्य कैसे जगतवंद्य होना है, तो तुम भी चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये वो किताब है। मुझे लगा कि एक लेखक के रूप में भी मैंने कुछ कहना चाहिए। आपको कहा, मुझे अच्छा लगा। मैं खत्री जी को इतना ही कहूँगा कि जब आपका 6 दिन या 1-2 दिन आप बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद मुझे ज़रूर रिपोर्ट करें कि कितने लोग यहाँ आए, कितने लोगों ने किताब लिए, कितना अच्छा व्यापार हो गया और कुल मिलाकर आपको मानसिक समाधान कैसे मिला। ऐसा रिपोर्ट आप देंगे, और रिपोर्ट नहीं देंगे तो मैं बहुत कड़क हूँ। अपने ढंग से मैं काम करता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बुलाया।
बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं पुस्तक मेले का उद्घाटन हो गया ऐसा घोषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।